पढ़ रहे थे वन्यजीव संरक्षण। ठीक है, तो हमने इससे पहले ये देखा कि जो वन्यजीव संरक्षण है, ठीक है, ये वन्यजीव संरक्षण जो है, ठीक है, इसमें वन्यजीव का क्या मतलब है ये देख लिया था, और संरक्षण कितने प्रकार से दिया जाता है ये देख लिया था। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि जो वन्यजीव संरक्षण है इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या होते हैं, अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य इसके अंदर होते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, और हमारे पास क्या, नम, ये हमने देख लिया था, समझ लिया था। हमने ये देखा कि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लगभग कितने हैं भारत में, 105 के लगभग। अभयारण्य की जो बात है ये लगभग कितने हैं, 515। जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात है ये कितने हैं, 18। नम भूमि की जो बात है वो कितनी है, 36। इसी को साथ साथ हम मध्य प्रदेश को भी लेके चल रहे थे, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अभी कितने हैं, 11। और एक मैंने कहा जो 10 थे, फिर एक प्रस्तावित, फिर एक पालतू फूलों को भी 2018 में क्या नाम से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बात रखी गई है, तो हो जाएंगे 12। मात्र और अभयारण्य कितने हैं, प्रस्तावित को भी मिला लें तो लगभग 31। जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो 3, और नम भूमि कितनी है, तो 1। मतलब मध्य प्रदेश में लगभग 11 से 12 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, 31 क्या है, अभयारण्य है, सब प्रस्तावित मिलाकर 3 क्या है मध्य प्रदेश में जैव आरक्षित क्षेत्र है, और 1 क्या है मध्य प्रदेश में नम भूमि है। अब हम ये देखते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पर। ठीक है, यहाँ से पेपर में प्रश्न आते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय उद्यानों में हम भारत और मध्य प्रदेश दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अभयारण्य में मैक्सिमम मध्य प्रदेश रहेगा, क्योंकि अभयारण्य से प्रश्न पेपर में भारत से कम मध्य प्रदेश से ज्यादा पूछने की संभावनाएं होती है। जैव आरक्षित क्षेत्र भारत से ज्यादा पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने भारत को लेकर। नम भूमि के बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हम नम भूमि के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। केवल मध्य प्रदेश में कौन सी नम भूमि है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य को खत्म करेंगे। अगर वक्त रहता है तो जैव आरक्षित और नम भूमि को भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है, तो राज्य सरकारें अधिसूचना जारी करती हैं, और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की क्या लेना होती है, अनुमति लेना होती है, तब जाके राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा हम मध्य प्रदेश को भी साथ लेंगे, और हम क्या करेंगे, भारत को भी क्या लेंगे साथ, और इसको मैप के माध्यम से हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। ये भारत है, और अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश को भी साथ में लेकर चलने वाले हैं। जगह कम है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश को ऐसे ही बनाए देता हूँ अभी। ठीक है, तो देखो ये है अपना भारत, और अपन साथ में लेके चलेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, तो देखो एक उत्तराखंड में क्या है, एक नेशनल पार्क है। ठीक है, अब इसको कहा जाता है क्या, हैली नेशनल पार्क। तो भारत का पहला
नेशनल पार्क माना जाता है क्या? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब दिमाग में प्रश्न ये आएगा कि हेली नेशनल पार्क नहीं, हमने तो जिम कॉर्बेट नाम सुना है, तो जिम कॉर्बेट ही है ये। ठीक है, अब है क्या कि भारत का पहला नेशनल पार्क और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है क्या? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, अब हेली कौन थे? तो 1935 में जब इसकी स्थापना की गई, किसकी? उत्तराखंड में स्थित किसकी? हेली नेशनल पार्क की। तो 1935 में यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है क्या? रामगंगा। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो रामगंगा नदी के जो प्रमुख वहां पर अंग्रेज गवर्नर थे जिनका नाम था मालकम हेली, तो मालकम हेली के नाम पर इसका नाम पड़ा क्या? हेली नेशनल पार्क। फिर उसके बाद इसका नाम पड़ा क्या? उसके बाद इसको कहा गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कहा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था जेम्स एडवर्ड कार्बेट, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। ठीक है, इनके नाम पर फिर इसका नाम पड़ा क्या? जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो वर्तमान में हम जिसको जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं वो जिम कॉर्बेट क्या है? जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, जो एक अंग्रेजी कौन थे? टाइगर हंटर थे या फिर कहें कि शिकारी थे। तो इसी के नाम पर फिर इसका नाम पड़ा क्या? जेम्स क्या नाम से? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है और जिम कॉर्बेट ही भारत का पहला अभयारण्य है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 105 हम नेशनल पार्क नहीं पढ़ेंगे, हम केवल वही नेशनल पार्क पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, हेली नेशनल पार्क तो भारत का पहला हो गया। और यही बात अगर हम मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश में हमें मिलता है कौन सा? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा है? कान्हा-किसली। तो देखो, कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क है कहाँ पर? पहले था जम्मू कश्मीर में। पहले कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। तो जब अब 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक लद्दाख बनाया गया और एक क्या बनाया गया? जम्मू कश्मीर। तो अब ये आ गया है किसमें? लद्दाख में, और इसका नाम है क्या? हेमिस हाई। क्या नाम है? हेमिस हाई। तो हेमिस हाई पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये कहां पर है? लद्दाख में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस हाई। ठीक है, और ये कहां पर है? लद्दाख में है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें किसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नेशनल पार्क की, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा-किसली है। और ये कितने 940 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है कान्हा-किसली, और कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम बात करें किसकी? मध्य प्रदेश के सबसे छोटे नेशनल पार्क की, तो जीवात्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में। ठीक है, तो डिंडोरी का हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिंडोरी का सबसे क्या नाम से यहाँ लिख दूं? और इसका नाम है क्या? जीवात्म राष्ट्रीय उद्यान या जीवात्म नेशनल पार्क। ठीक है, तो डिंडोरी वाला जो है ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कान्हा-किसली कहाँ पर है? तो कान्हा-किसली कहाँ है? मंडला में। ठीक है, तो कान्हा-किसली सबसे बड़ा हो गया और जीवात्म क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया, और ये कहाँ पर है? डिंडोरी में। ठीक है, तो पूछा जाए कि भारत का वो नेशनल, देखो ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे क्या हो गया? छोटा हो गया। ये भारत का पहला हो गया। यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला भी, मध्य प्रदेश का बड़ा भी नेशनल पार्क है कौन सा? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि पूरे भारत में, तो हमने देखा कि पूरे भारत में 105 क्या है? नेशनल पार्क है। 105 क्या है? नेशनल पार्क है। तो ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ किसकी है? नेशनल पार्क की। और इन 105 नेशनल पार्क में से भारत में कितने प्रस्तावित को मिलाकर कुल मिला के 12 नेशनल पार्क है? किसमें?
मध्य प्रदेश में। इससे पहले ये आंकड़ा 11 था। अब मैंने बताया कि 2018 से श्योपुर को भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने की बात है, इसीलिए हो जाएंगे कितने 12। तो इन 12 में से अब अपन ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, माधव नेशनल पार्क। और ये जो माधव नेशनल पार्क है, ये माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, शिवपुरी में। ठीक है, अब एक नेशनल पार्क है अपने पास कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो एक पेंच तो ये है और एक पेंच ये है, जो दूसरा पेंच है वो कहाँ पर है, सिवनी में। ठीक है, छिंदवाड़ा और सिवनी में। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, पेंच नेशनल पार्क। और पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि पेंच नेशनल पार्क है कहाँ पर, सिवनी, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। ठीक है, एक है उमरिया में। ठीक है, माधवगढ़, यही कहीं लिखे देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, यही कहीं लिखे देता हूँ। एक है क्या, उमरिया। उमरिया में कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो उमरिया में है एक क्या, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, फिर एक क्या, संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क। ये कहाँ है, सीधी में है। ये कौन सा, संजय गांधी नेशनल पार्क। फिर है आपका कौन सा, पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क। ये कहाँ है, छतरपुर, छतरपुर और कहाँ पर है, पन्ना में। कौन सा, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, फिर इसके बाद वन विहार नेशनल पार्क। देखो वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है, भोपाल में। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें किसकी, एक है क्या, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, होशंगाबाद में। ठीक है, अरे आपका कौन सा फॉसिल हो गया, एक डायनासोर, डायनासोर जीवाश्म उद्यान है ये भी। और ये कहाँ है, धार में। ठीक है, एक है खंडवा में प्रस्तावित है, कौन सा, ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का है खंडवा में, ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो ओमकारेश्वर कहाँ प्रस्तावित है, खंडवा में। तो देखो सतपुड़ा, वन विहार, पन्ना, संजय गांधी, डायनासोर, ओमकारेश्वर, कान्हा किसली। ठीक है, और तुम्हारा कौन सा, पेंच और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। और तो नहीं बचा कोई, पालपुर कुनो प्रस्तावित है अभी 2018 में। कौन सा, पालपुर कुनो। वैसे ही अभी क्या है, अभ्यारण्य है। वैसे ही अभी क्या है, अभ्यारण्य। ठीक है, तो पालपुर कुनो अभी अभ्यारण्य है, लेकिन 2018 में ये बात है कि इसको भी नेशनल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्या है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से। ठीक है, तो याद रखना है, भारत से ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, मध्य प्रदेश से ज्यादा पूछेंगे। तो मध्य प्रदेश में ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क ये है। अगर पूछे पालपुर कुनो कहाँ है, तो ये श्योपुर में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, होशंगाबाद में है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है, भोपाल में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छतरपुर में है और पन्ना में है। संजय गांधी कहाँ है, सीधी में है। डायनासोर पार्क जीवाश्म उद्यान कहाँ है, धार में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ है, शिवपुरी में है। ठीक है, कान्हा किसली कहाँ है, मंडला में है। पेंच कहाँ है, सिवनी में है। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया में। ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, अब अगर भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क देखें तो देखो एक नागालैंड में है, कौन सा, इंटाकी। नागालैंड में कौन सा है, इंटाकी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश देखो एक सिक्किम में है, कौन सा, कंचनजंगा। ठीक है, देखो गुजरात में है कौन सा, गिर, गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही है। कौन सा, ब्लैक बक, ब्लैक बक यहीं पर है। एक कौन सा,
मेरीन नेशनल पार्क, ठीक है। फिर है आपका क्या, गोवा, गोवा, गोवा में है कौन सा, महावीर, ठीक है। यूपी में कौन सा है, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, यूपी में। जम्मू कश्मीर में है दाजीग्राम, जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर में है सलीम अली, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में ही है कांकेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में क्या है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये कौन सा है, जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन। केवल महत्वपूर्ण लेंगे, बाकी पूरे नहीं। तो जल्दापाड़ा है, सुंदरवन है, कहां पर ये है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर देखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामदफा, ठीक है। फिर अगर देखें मणिपुर में, मणिपुर में कौन सा है, केवल लाम जाओ, ये कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। और इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। फिर है आपका असम में, अब देखो असम में कौन कौन से हैं, मानस, नमेरी, ठीक है, काजीरंगा, ठीक है। तो मानस, नमेरी, काजीरंगा ये कहाँ है, असम में, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहां पर है, असम में, ठीक है। फिर देखो बात करें किसकी, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पेंच तो है ही है, पेंच के साथ साथ एक कौन सा है, चांबोली, चांबोली नेशनल पार्क भी कहाँ है, महाराष्ट्र नहीं है। और ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान में है सरिस्का, ठीक है। राजस्थान में है रणथंभौर, ठीक है। राजस्थान में ही है कौन सा, मरुस्थल या मरुभूमि नेशनल पार्क है। राजस्थान में ही है कौन सा, केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये राजस्थान के नेशनल पार्क हैं, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में ये वाला तो है ही जिम कॉर्बेट, लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से हैं, एक तो है फूलों की घाटी, एक है कौन सा, राजा जी, ठीक है। तो फूलों की घाटी और राजा जी नेशनल पार्क और आपका जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाए तो देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से हैं, एक है कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क है, ठीक है। इसी में एक साउथ बटन नेशनल पार्क है, इसी में नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है, काय में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहीं पर सैंडल पीक नेशनल पार्क है, ठीक है। तो लगभग 9 नेशनल पार्क है किसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो
मध्य प्रदेश के बाद अंडमान निकोबार एक ऐसा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश भारत का जिसमें सर्वाधिक क्या है नेशनल पार्क है। तो रानी लक्ष्मीबाई ये साउथ बटन है। साउथ बटन इसलिए जरूरी है, साउथ बटन को क्या कहा जाता है कि ये भारत का सबसे छोटा भी क्या है नेशनल पार्क है। फिर आप कहोगे पेंच क्यों कहा, तो इसकी अपन चर्चा करेंगे अभी क्यों कहा, क्योंकि पेंच बाघ संरक्षण में है। ठीक है, तो पेंच एक बाघ संरक्षित है। तो यहाँ पर साउथ बटन सबसे छोटा भी है, कहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, फिर देखो कर्नाटक में एक कौन सा है कुद्रेमुख, कौन सा है कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, कहां पर। ठीक है, एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहां पर है कर्नाटक में। ठीक है, और अगर केरल की बात करें, केरल, तो केरल में है एक सबरीमाला, एक है पेरियार, सबरीमाला पेरियार नेशनल पार्क और भी है, लेकिन जो जरूरी है केवल वही बता रहा हूं। फिर देखो उड़ीसा, अगर उड़ीसा में देखें कि उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा में कौन कौन है, उड़ीसा में है एक भीतरनिका नेशनल पार्क। ठीक है, और एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो भीतरनिका और सिमलीपाल कहां पर है उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। एक हरियाणा में है, कौन सा है सुल्तानपुर। ठीक है, एक बिहार में है, बिहार में है कौन सा वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, मेघालय में है कौन सा नोक्रेक कहां पर है ये मेघालय में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बस यही से ज्यादा पूछे जाते हैं, पूरे 105 हमें याद नहीं करना है, ज्यादातर बस यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के भी है कुछ, जिसमें एक का नाम है मृदुमलई। ठीक है, और एक है बाघ संरक्षण उद्यान है जो सबसे दक्षिणतम है, उसका नाम क्या है कालकुडम थम्बुदुरई। ठीक है, कालकुडम थम्बुदुरई ये भी क्या है नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम क्या है, ये बाघ संरक्षण है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए नेशनल पार्क भारत के जो ज्यादा पूछे जाते हैं, और इधर आपके क्या हो गए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, तो अब ये बात हो गई किसकी नेशनल पार्क की। अब एक बात और याद रखना है कि एक योजना है जिस योजना का नाम है क्या प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाई जाती है ये ज्यादातर किसमें चलाई जाती है नेशनल पार्क में ही प्रोजेक्ट टाइगर की योजना चलाई जाती है। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो पूरे भारत में 50 के लगभग क्या है प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं, और ये भारत के लगभग 18 राज्यों में चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बाघ संरक्षण है, ठीक है, तो बाघ संरक्षण या प्रोजेक्ट टाइगर की जो योजना है वो योजना 50 मतलब राष्ट्रीय उद्यानों में चलाई जा रही है, 18 राज्यों में चलाई जा रही है। इनमें से भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में क्या चल रही है प्रोजेक्ट टाइगर की योजना चल रही है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। 50 राष्ट्रीय उद्यानों में अभी प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, 18 राज्यों में चल रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो हमारे पास भविष्य में 12 नेशनल पार्क होंगे, उनमें से 6 नेशनल पार्क में क्या चल रही है प्रोजेक्ट टाइगर की योजना चलाई जा रही है। अब ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, तो पहली बात ये कि 1969 में, कब 1969 में, तो 1969 में
हमने एक संस्था पढ़ी है, कौन सी? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये संस्था है IUCN। तो IUCN ने 1969 में अपने 10वें अधिवेशन में ये निर्णय लिया कि बाघों को क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, बाघों को पूरी सुरक्षा देना चाहिए। ये बात 1969 के 10वें अधिवेशन में, किसमें? IUCN में ये बात की गई। इसी के प्रभाव स्वरूप, परिणाम स्वरूप भारत में 1970 से बाघों का जो शिकार था वो पूरी तरीके से क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। तो 1970 से भारत में बाघों के शिकार को पूरी तरीके से क्या किया गया? प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, अब 1970 से बाघों के शिकार को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया और 1973 से क्या चलाई गई? एक योजना चलाई गई, कौन सी? बाघ संरक्षण योजना। ठीक है, तो 1973 से एक योजना चलाई गई, क्या? बाघ संरक्षण योजना। ठीक है, तो बात याद रह जाएगी, हाँ या ना? और बाघ संरक्षण योजना चलाई गई या टाइगर प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की गई 1973 से। और 1973 से यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है और उस व्यक्ति का नाम है कैलाश साफल्य। क्या नाम है? कैलाश साफल्य। ठीक है, तो देखो ये जो कैलाश साफल्य है, इन कैलाश साफल्य को भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई गई। और जो कैलाश साफल्य थे, इनको 1992 में पद्म भूषण से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और ये राजस्थान के जोधपुर के क्या थे? रहने वाले थे। कौन? कैलाश साफल्य। तो अगर ये कहा जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो कैलाश साफल्य को माना जाता है। कैलाश साफल्य के नेतृत्व में ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई गई। और इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कैलाश साफल्य के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में भारत में क्या की गई? चलाई गई। ठीक है, और भारत का टाइगर मैन कैलाश साफल्य को माना जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट के प्रणेता भारत में कौन? कैलाश साफल्य माने जाते हैं। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो वैश्विक स्तर पर एक नाम आता है, किसका? ग्रैनी मीड का। तो ग्रैनी मीड को वैश्विक स्तर पर टाइगर प्रोजेक्ट का जनक माना जाता है। किसको? ग्रैनी मीड को। ठीक है, तो ग्रैनी मीड वैश्विक स्तर पर, और भारत में कौन है? कैलाश साफल्य है। तो देखो 1973 में कैलाश साफल्य के नेतृत्व में बाघ संरक्षण योजना चलाई गई। इसी योजना के अधीन कितने और इतने क्या है? नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण योजना चलाई जा रही है। और ये जिस नेशनल पार्क से चलाई गई वो नेशनल पार्क है, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला अभ्यारण्य कौन सा? अभ्यारण्य तो भी जिम कॉर्बेट। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो भी जिम कॉर्बेट। और भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा? तो भी जिम कॉर्बेट। और ये पूरी चीजें मध्य प्रदेश में पूछी जाए कि मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य कौन सा? कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा? तो भी कान्हा-किसली। ठीक है, कान्हा-किसली को 1933 में अभयवन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आजादी के बाद पुनः स्थापित करके अभ्यारण्य बनाया गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। और 1974 में इसको क्या बनाया गया? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 1974 में पहला टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित होने वाला नेशनल पार्क बना कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। और 1974 में ही मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट योजना क्या हुई? लागू हुई। ये बात आपको याद रखना है। देश में 73 में और मध्य प्रदेश में 1974 में किस राष्ट्रीय उद्यान के साथ? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के साथ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगली बात, अब टाइगर से रिलेटेड एक बात और है कि 2010 से प्रति 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2010 से 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन में ये बात कही गई थी कि प्रत्येक 29 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। तो 2010 में मध्य प्रदेश पर टाइगर जो स्टेट होने का गौरव था वो मध्य प्रदेश के पास नहीं था, कर्नाटक के पास था। और 2014 में भी क्या था? ये दर्जा टाइगर स्टेट का किसको था? कर्नाटक को था। तो 2010 और 2014 में कर्नाटक को क्या दिया गया? टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। लेकिन 2018 की जो बाघ स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, तो 2018 की बाघ स्थिति रिपोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए, वैसे तो जब टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी 74 से, तो 74 से लेकर 2006 तक मध्य प्रदेश क्या रहा? टाइगर स्टेट का टाइगर स्टेट ही कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में थी। लेकिन 2006, 2010, 2014 ऐसे वर्ष थे जिन वर्षों में मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कम देखी गई और टाइगर स्टेट कहा जाने लगा किसको? कर्नाटक को। तो मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसके बाद नाम आता है कर्नाटक का, और कर्नाटक के बाद नाम आता है उत्तराखंड का। तो भारत के मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है इंटरनेशनल, तो 29 जुलाई। ठीक है, इसी 29 जुलाई को 2017 का जो टाइगर दिवस था, 2017 का टाइगर रिजर्व 29 जुलाई को कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही मनाया गया। तो 2017 का टाइगर जो क्या नाम से डे था वो कहाँ मनाया गया? कान्हा-किसली में मनाया गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि कान्हा-किसली की कुछ विशेष बातें जो हमें इसके साथ नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पर तो बस इतना है कि रामगंगा इसमें बहती है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। कान्हा-किसली से ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बताया कि जिन चीजों में प्रथम उत्तराखंड का कान्हा जिम कार्बेट है, उन्हीं कामों में प्रथम मध्य प्रदेश का कौन सा है? कान्हा-किसली है। अब कान्हा-किसली की कुछ विशेष बातें, जैसे कि पहली बात, कान्हा-किसली में हालों और बंजर घाटियां पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। दूसरी बात, कान्हा-किसली की विशेषता इसलिए भी है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में ब्रेडरी नाम का क्या मिलता है? बारहसिंगा मिलता है। तीसरी बात कान्हा-किसली की मुख्य ये है कि कान्हा-किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में 2016 में क्या किया गया था? टाइगर एक्सप्रेस का संचालन किया गया था। इसमें 2016 में इसी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए भी क्या किया गया है? चुना गया है। किसको? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर द किंग ऑफ कान्हा-किसली मुन्ना नाम के एक बाघ को कहा जाता है। ये मुन्ना नाम का बाघ जब बीमार हुआ तो कहा जाता है कि कई पर्यटक उसको देखने आए और मुन्ना को कहा गया क्या? द किंग ऑफ कान्हा-किसली। ठीक है, तो किंग ऑफ कान्हा-किसली कौन है? एक बाघ ही है और उस बाघ का नाम है मुन्ना। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर या मैस्कॉट तैयार किया, और वो मैस्कॉट किसको? भूरिया नामक किसको? बारहसिंगा को। तो ये भूरिया नामक बारहसिंगा को अपना शुभंकर या मैस्कॉट बनाने वाला देश का पहला कौन है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसी के अंदर टाइगर सफारी की भी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी लागू की गई है। किसमें? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की इतनी बातें आपको याद रह जाएंगी क्या? अब मैं सिर्फ कान्हा-किसली की बातों को दोहरा देता हूँ। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य है कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है कान्हा-किसली। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है कान्हा-किसली। मंडला में स्थित है कान्हा-किसली। ब्रेडरी नामक बारहसिंगा है कान्हा-किसली में। ठीक है, कान्हा-किसली के अंदर हालो बंजर घाटियां हैं। कान्हा-किसली के अंदर और आपका क्या है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। ठीक है, और क्या नाम से टाइगर एक्सप्रेस वे का परिचालन किया गया है। ग्रीन इंडिया मिशन में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और साथ साथ 2017 का 29 जुलाई को टाइगर जो डे था वो भी मनाया गया, जिसमें कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से इतनी बातें आपसे पूछी
जा सकती है। ठीक है, तो कान्हा किसली के बारे में इतनी चीजें याद हो जाएंगी। और हाँ, भूरिया को शुभंकर बनाया, मुन्ना को द किंग ऑफ कान्हा किसली कहा जाता है। ठीक है, ये बात है किसके साथ, कान्हा किसली के साथ। मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व में, तो सबसे पहले हम वो 6 राष्ट्रीय उद्यान देख लें जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई जा रही है। ठीक है, या प्रोजेक्ट टाइगर, तो एक तो है कौन सा, कान्हा किसली। दूसरा जिसमें चलाई जा रही है वो है कौन सा, सतपुड़ा। तीसरा जिसमें चलाई जा रही है वो है कौन सा, पन्ना। चौथा जिसमें चलाई जा रही है वो है कौन सा, संजय गांधी। चौथा जिसमें चलाया जा रहा है वो है पेंच। पांचवा जिसमें चलाई जा रही है वो है बांधवगढ़। 6 में चलाई जा रही है क्या, प्रोजेक्ट टाइगर योजना। तो अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश के पेंच में, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में, मध्य प्रदेश के संजय में, मध्य प्रदेश के पन्ना में, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में क्या चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई जा रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। कान्हा किसली को हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि भारत के साथ एक राष्ट्रीय उद्यान है अपने पास, कौन सा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं, देश के सर्वाधिक बाघ घनत्व मिलता है किसमें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला है कौन सा, काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ है, असम में। अगर ये पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, तो विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व काजीरंगा में मिलता है। तो काजीरंगा कहाँ का नेशनल पार्क है, तो ये असम का नेशनल पार्क है और प्रोजेक्ट टाइगर की योजना इसके अंदर लागू है। और अगर ये पूछा जाए कि देश का सबसे ज्यादा बाघ घनत्व कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, तो किसमें मिलता है, बांधवगढ़ में। ठीक है, तो देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व प्रत्येक 8 किलोमीटर पर एक शेर, एक बाघ इसमें मिलता है, ये बात कही जाती है। तो ये बांधवगढ़ के बारे में है। ठीक है, तो याद रहेगा कि काजीरंगा तो है क्या, विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व, और देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व है किसमें, बांधवगढ़ में। अब बांधवगढ़ के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे पहली बात, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है क्या, बांधवगढ़। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है क्या, बांधवगढ़। दूसरी बात ये कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है, बाघों का सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है। अगली बात, जो योजना थी कौन सी, ग्रीन इंडिया मिशन में, तो ग्रीन इंडिया मिशन में बांधवगढ़ को भी क्या किया गया है, चुना गया है। तो ग्रीन इंडिया मिशन में अगर ये पूछा जाए कितने नेशनल पार्क, तो 2 नेशनल पार्क, एक कौन सा, कान्हा किसली, एक कौन सा, बांधवगढ़। तो ग्रीन इंडिया मिशन में बांधवगढ़ को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये किस, कहां पर है, तो कहेंगे ये उमरिया में है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अगली बात, अब हम ये देखते हैं कि अगला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है, एक इसके अंदर भी प्रोजेक्ट टाइगर की योजना है, या टाइगर प्रोजेक्ट इसके अंदर भी चलता है। और संजय गांधी जो है वो कहां पर है, तो हम कहेंगे कि कहां है, सीधी में है। और इसको कब, 2008 में क्या बनाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। और 1981 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, 1981 में स्थापित हुआ और 2008 में इसको बनाया गया क्या, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया। अगर पन्ना की बात करें तो पन्ना भी कब स्थापित हुआ, 1981 में स्थापित हुआ। और इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया तो 1994-95 में इसको बनाया गया क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो आपका क्या पन्ना है, पन्ना को 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया, 1981 में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। तो जो पन्ना नेशनल पार्क है, ये पन्ना नेशनल पार्क क्या है, टाइगर प्रोजेक्ट की योजना है। और ये छतरपुर में है क्या, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, बात करते हैं किसकी, होशंगाबाद के सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की भी स्थापना कब हुई, 1981 में। तो सतपुड़ा भी 1981 में क्या हुआ, स्थापित हुआ। ठीक है, बांधवगढ़ की अगर पूछ ले तो 1993 में बांधवगढ़ को क्या बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की योजना 1993 में इसमें लागू की गई थी। ठीक है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क भी क्या कहलाता है, तो ये भी क्या है,
प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंदर लागू है। और इसी के अंदर है धूपगढ़, भारत की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क होशंगाबाद में क्या है स्थित है। धूपगढ़ चोटी कौन सी काय के अंदर, सतपुड़ा के अंदर। और सतपुड़ा के बारे में एक नई जानकारी ये कि डीएनए मतलब बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला पहला बना क्या राष्ट्रीय उद्यान कौन, सतपुड़ा। तो बाघों का डीएनए टेस्ट कराने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, सतपुड़ा। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, हो गई क्या, तो ये है पेंच। और अब है क्या पेंच, तो पेंच में भी क्या चल रही है, योजना चलाई जा रही है प्रोजेक्ट टाइगर की। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की काय पर है, सीमा पर है, कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अंदर भी क्या चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की योजना इसके अंदर भी क्या है, शामिल है। तो ये आपके क्या हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर हो गए। ठीक है, अब भारत में अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है, तो हम कहेंगे नामदफा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है, तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है कौन सा, भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपसे कुछ पूछा जा सकता है तो मैंने बता दिया, यहाँ कुछ करंट भी मैंने शामिल कर दिया जो करंट की बातें थी कि डीएनए टेस्ट कराने वाला। ठीक है, तो ये बातें याद हो जाएंगी क्या। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, ज्यादा कचरा तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, अब आगे देखो नेशनल पार्क में हमने प्रोजेक्ट टाइगर को भी देख लिया, नेशनल पार्क में नेशनल पार्क को भी देख लिया, और कितने मध्य प्रदेश में और कितने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है ये भी हमने चर्चा कर ली। अब बात आती है किसकी, अभयारण्य की। ठीक है, तो देखो अभयारण्य, अच्छा अभी अभयारण्य की बात करने से पहले हम इसमें और चीजें देख लें मध्य प्रदेश में क्या क्या है। तो एक तो शिवपुरी से पूछा जाता है कि सांग सागर झील कहाँ है, ठीक है, और कैसल भवन कहाँ है, तो माधव नेशनल पार्क में सांग सागर झील और कैसल भवन, ये यहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर एक पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो देखो सबसे छोटा नेशनल पार्क है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या पन्ना का, सॉरी पन्ना को, एक पन्ना के बारे में है कि इसको मध्य प्रदेश का सरिस्का या भारत का दूसरा सरिस्का भी उपनाम से पन्ना को जाना जाता है। क्यों, क्योंकि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलते हैं, रेंगने वाले जंतु मिलते हैं, और एक सरिस्का कौन सा है, राजस्थान में। तो पन्ना का उपनाम भी है क्या, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश का सरिस्का किसको कहा जाता है, तो पन्ना को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक, तो देखो सरिस्का इसको कह रहे हैं। अगली बात वन विहार का मैंने बता दिया कि वन विहार, देखो अब ये जो वन विहार है, इस वन विहार को 2008 में ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला। ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला नेशनल पार्क है कौन सा, वन विहार। ठीक है, वन विहार कहाँ पर है, भोपाल में। एक बात ये कि वन विहार को आदर्श चिड़ियाघर की स्थापना के लिए चुना गया। इसे आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा भी दी जाती है, किसको, वन विहार को। तो वन विहार को आदर्श चिड़ियाघर के लिए चुना गया, और आधुनिक इसको क्या कहा जाता है, चिड़ियाघर भी कहा जाता है, किसको, वन विहार को। ठीक है, और डायनासोर का बता दिया, डायनासोर जीवाश्म कहाँ पर है, धार में है। पालपुर कूनो का बता दिया कि 2018 में पालपुर कूनो को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, ये श्योपुर में है। और यहाँ से जो लाए जा रहे हैं कौन से, एशियाई शेर, उनकी शरण स्थली बनाया जा रहा है, किसको, पालपुर। ठीक है, अब देखो, अब और किसी के बारे में कुछ विशेष बात तो बची नहीं है, जीवाश्म हो गया। संजय गांधी को ले लो, एक तो देखो कौन सा है, पेंच। पेंच को क्या कहा जाता है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। तो ये पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी किसका उपनाम है, तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी किसका नाम है, पेंच का। ठीक है, और डुबरीगढ़ किसका नाम है, क्या नाम से, संजय गांधी का। ठीक है, तो इसको डुबरीगढ़ भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। ये वन लाइनर ही है, ठीक है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अभयारण्य की। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अभयारण्य की।
तो देखो अभयारण्य को समझ लो। अभयारण्य में आपसे केवल और केवल ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से ज्यादा पूछे जाएंगे, भारत से कम। तो 31 के लगभग है, जिसमें हम अगर देखें तो अभयारण्यों में हमारे पास 3 ऐसे अभयारण्य हैं जिन पर घड़ियालों को संरक्षण दिया जा रहा है। एक चंबल, मुरैना, एक तुम्हारा सोन, कहां पर, तो सीधी और शहडोल में सोन नदी पर संरक्षण दिया जा रहा है घड़ियालों को। मुरैना में चंबल नदी पर संरक्षण दिया जा रहा है घड़ियालों को, और छतरपुर में केन नदी पर संरक्षण दिया जा रहा है घड़ियालों को। इसका मतलब 3 ऐसे अभयारण्य हैं जिन पर घड़ियालों को संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, 2 ऐसे अभयारण्य हैं जिन सरदारपुर धार में और रतलाम में सैलाना 2 ऐसे अभयारण्य हैं जहां पर क्या दिया जा रहा है, खरबूरों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो 3 जगह पर संरक्षण है घड़ियालों को, और खरबूरों को संरक्षण है 2 जगह। ठीक है, एक सैलाना में और एक पाए गए हैं आपका सरदारपुर में। अब बात करें सोन चिरैया की, तो सोन चिरैया को 2 जगह संरक्षण दिया जा रहा है, एक गहरा सोन चिरैया अभयारण्य और एक घाटी गांव। ठीक है, 2 जगह। इसके अलावा अगर हम और देखें तो कुट्टीवाड़ा प्रस्तावित है, कहां पर, अलीराजपुर में। मयूर भी कहा जाता है, तो मयूर अभयारण्य पूछे या कुट्टीवाड़ा अभयारण्य पूछे, कहां प्रस्तावित है, अलीराजपुर में। इसके अलावा अगर कालीभीत पूछे तो कालीभीत बैतूल में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य पूछे तो सबसे बड़ा अभयारण्य है नौरादेही। नौरादेही कहां पर है, सागर में है। अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, तो रालामंडल। रालामंडल कहां पर है, तो इंदौर में है। ठीक है, जैसे ही आपसे पूछ ले कि गो अभयारण्य कहाँ है, तो शाजापुर आगर में। तो गो अभयारण्य कहाँ है, आगर में। अगर ये पूछ ले कि झींगा हैचरी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो बालाघाट में। झींगा हैचरी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो बालाघाट में। ऐसे लगभग 31 मध्य प्रदेश के पास क्या है, अभयारण्य। याद करना पड़ेंगे कि कौन कौन से अभयारण्य कहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग अभयारण्य एकदम याद नहीं आ पाता, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, एकदम रिदम में याद नहीं आ पाता, लेकिन लगभग 31 क्या है मध्य प्रदेश के पास अभयारण्य। क्या हो गया, मोबाइल बंद हो गया। चलो ठीक है, हो जाने दो। तो ये बात समझ में आ गई।